हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम धीरे धीरे नज़दीक आने रहा है और समय धीरे धीरे घटते जा रहा है। एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम हो गया है दोस्तों, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हमने फिज़िक्स में लगभग 1 से 7 पार्ट तक का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पा रहा है वो 7 तक तो बना दिया हूँ और 8 आज बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप एग्ज़ाम में जो पिछले बार एग्ज़ाम जो दोस्त लोग दिए होंगे उससे पेपर मिलाकर देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने करवा रहा है उससे कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे मिल पा रहा है। यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पा रहा है दोस्तों, हमने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले रहे हैं, न्यूमेरिकल है उसको भी ले रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद मज़ा आ जाएगा दोस्तों। आप एग्ज़ाम में धज्जी उड़ा के आ जाइएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। साथ साथ दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अपने अपने मित्र लोगों में, भाई बहन जो पढ़ने वाले हैं उन लोग के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों से करवाइए भी, चूँकि ये चैनल नया ही है दोस्तों। अगर जितना अच्छा ये ग्रोथ करेगा उतना ही अच्छा टॉपिक पे वीडियो मिलते जाएगा। तो चलिए, समय पास ना करते हुए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये पाठ क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा केवल वन लाइनर क्वेश्चन ही बन पाएगा। तो चलिए, वन लाइनर ज़्यादा हम उठाए हैं आज। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सैद्धांतिक पुष्टि किसने की थी? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सबसे पहले किसने सैद्धांतिक बात बताया था, सैद्धांतिक पुष्टि किसने किया था? तो मैक्सवेल ने किए थे। किसने किए थे? मैक्सवेल ने। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको तो ऐसे ही याद रहना होगा, अदम मुहजबानी याद रखना होगा दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सैद्धांतिक पुष्टि किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि किसने की थी? तो यहाँ पे देखिए, ये सैद्धांतिक है और ये प्रायोगिक है। सैद्धांतिक यानी कि ये थ्योरी के माध्यम से, और ये प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकली यानी कि प्रयोग करके। तो दोस्तों, सैद्धांतिक रहेगा तो मैक्सवेल और प्रायोगिक रहेगा तो हर्ट्ज। प्रायोगिक रहेगा तो हर्ट्ज और सैद्धांतिक रहेगा तो मैक्सवेल। ये दोनों लगेगा कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्या चीज़ से? तो एक है सैद्धांतिक और एक क्या है? तो एक है प्रायोगिक। सैद्धांतिक में मैक्सवेल और प्रायोगिक में हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। निम्न में से विद्युत चुंबकीय वर्ण में नहीं है। विद्युत चुंबकीय वर्ण यानी कि एक सीरीज है, उसमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा, बीटा जो है ये सीरीज में नहीं है, यानी कि वर्ण क्रम में नहीं है, बीटा किरणें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। गा, ए, प, दरी, अ, सु, रे, दी। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, गामा एक्स परावैग्नि, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दृश्य, औरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ। ये 8 तरंग है दोस्तों। एग्जाम में 7 से ही पूछा जाता है, हम 8 भी लिख दिए हैं। ये देखिए, ये तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। क्या है? तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में। और इधर से है तरंगदैर्घ्य घटते क्रम में। देखिएगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ते क्रम में है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम? तो दोस्तों, जब बढ़ते क्रम में है तो सबसे कम किसका होगा? गामा का होगा। और सबसे अधिक किसका होगा? दीर्घ का। अगर दीर्घ नहीं है ऑप्शन में तो रेडियो। तो सबसे कम गामा, सबसे ज़्यादा दीर्घ, और दीर्घ नहीं रहने पे रेडियो। चलिए, ये तरंगदैर्घ्य में होगा, तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गामा किरणें।
गा ए प द्रि अ सु रेदी, याद रख लीजिएगा। गा ए पद्री असुरेदी, गाये पद्री असुरेदी, गाये पद्री असुरेदी। चूंकि दोस्तों आपको ये बोलने में बेकार लगेगा, लेकिन यही आपको एग्जाम में साथ देगा, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कौन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ये पूरा क्रम है, आपको क्रम भी याद रहेगा। ये भेदन क्षमता हो गया, तरंगधैर्य हो गया, आवृत्ति सब याद रहेगा यहाँ से। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसका तरंगधैर्य अधिकतम होता है? किसका तरंगधैर्य अधिकतम होता है? तो अभी तुरंत हम इससे में क्या देखें, सबसे कम तरंगधैर्य यहाँ पे है, सबसे अधिक तरंगधैर्य। तो सबसे अधिक तरंगधैर्य किसका हो जाएगा? तो दीर्घ का हो जाएगा, और दीर्घ नहीं तो रेडियो। अब यहाँ पे देखिए रेडियो क्या है तो सही है, और नहीं तो दीर्घ हो जाता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसानी से पकड़ा गया, इसलिए गाये पद्री असुरेदी को गाते रहना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में बैक्टीरिया को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रयोगशाला में बैक्टीरिया को मारने के लिए परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है। किस किरण को? परावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट रे। किस किरण को? परावैंगनिक किरण को बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कहाँ पे? प्रयोगशाला में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत ऊर्जा म्यू ई तथा चुंबकीय ऊर्जा म्यू बी में क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग में दो तरह का ऊर्जा होता है, एक वैद्युत ऊर्जा भी होता है और एक चुंबकीय ऊर्जा भी होता है। वैद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दो तरह का ऊर्जा होता है। अब दोनों में क्या संबंध है? तो दोनों में यही संबंध है कि चुंबकीय ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा दोनों के दोनों क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो किसका वेदन क्षमता अधिक होता है या महत्तम होता है? महत्तम यानी कि सबसे ज्यादा। वेदन क्षमता किसका सबसे ज्यादा होता है? तो वेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है? यहाँ पे गामा आंसर लिखा हुआ है, आपको पीछे अभी तुरंत बताए थे। क्या चीज? गा ए पद्री असुरेदी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या शुरुआत है? तरंगधैर्य से शुरुआत है। तरंगधैर्य कम और सबसे ज्यादा। यहाँ पे तरंगधैर्य कम और यहाँ पे तरंगधैर्य सबसे ज्यादा। तो जिसका तरंगधैर्य कम उसका आवृत्ति सबसे ज्यादा, जिसका तरंगधैर्य कम उसका आवृत्ति सबसे ज्यादा, और जिसका आवृत्ति ज्यादा उसका भेदन क्षमता ज्यादा। जिसका आवृत्ति ज्यादा उसका भेदन क्षमता ज्यादा। तो गामा का आवृत्ति भी ज्यादा है और भेदन क्षमता भी ज्यादा है दोस्तों। तो यहाँ से ये कंप्लीट कर लीजिएगा, तो गामा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति किससे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति किससे होती है? तो एक त्वरित आवेश द्वारा। जब तक आवेश को त्वरित नहीं करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति नहीं होगी, चूंकि विद्युत का ही बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग। और बाकी बातें बता दे रहे हैं। एक होता है प्रकाश तरंग और एक होता है ध्वनि तरंग। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग, जिसमें प्रकाश कैसा होता है? प्रस्थ यानी कि अनुप्रस्थ, और ध्वनि कैसा होता है? ध यानी कि धैर्य यानी कि अनुधैर्य। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक्स किरणों का तरंगधैर्य लगभग कितना होता है? एक्स किरणों का तरंगधैर्य दोस्तों, आप जो एक्सरे करवाते हैं उसका तरंगधैर्य कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? ये भी पूछा जाता है। तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। कितना? 10 के पावर -10 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में लिखे तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से किसका आवृत्ति सबसे अधिक है? आवृत्ति तो जिसका, अभी देखिए दोस्तों ऊपर तुरंत बताए थे, जिसका आवृत्ति ज्यादा उसका भेदन क्षमता ज्यादा, यानी कि गामा का। किसका हो जाएगा? गामा। क्या है क्वेश्चन? इसमें से किसका आवृत्ति सबसे अधिक है? तो किसका हो जाएगा सबसे अधिक? गामा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है? परावैंगनिक किरणों को फोकस करने के लिए किससे बना लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो क्वार्ट्ज का।
परावैंगनिक किरणों को फोकस करना है दोस्तों, तो उसका फोकस किससे करना होगा? तो क्वार्ट्ज से बना जो लेंस होगा उस लेंस का प्रयोग करना होगा। किससे? क्वार्ट्ज से बना लेंस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कोहरे में फोटोग्राफी के प्रयुक्त किरण है। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किरण कौन सा है? जैसे धुंधला वहां पे फोटो आ जाएगा। कोहरा में फोटो कैसा आता है दोस्तों? हम लोग खींचेंगे तो धुंधला आएगा। लेकिन अगर वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा कि धुंधला नहीं अच्छा है, किस किरण का? तो देखिए यहाँ पे किस किरण का प्रयोग किया जाएगा? तो अवरक्त किरण का प्रयोग करने से फोटो क्या होता है? अच्छा आता है। इसीलिए अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जल के कीटाणु को खत्म करने में उपयुक्त किरण है। पानी में अगर कीटाणु हो गए हैं, कीड़े मकोड़े हो गए हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु हो गए हैं, तो उसको खत्म किससे किया जा सकता है? तो परावैंगनिक किरण से सूक्ष्म कीटाणुओं को मारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन है, जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। कब? जब निर्वात में गमन करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान, औसत मान क्या हो जाता है दोस्तों? शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है। द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किस पर निर्भर करती है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य पर या आवृत्ति पर या तीव्रता पर या सभी पर। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ये सब फंसाने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए ये वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों, जिसमें आपको लगेगा कि हम फंस जाएंगे, वैसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीव्रता किस पर निर्भर नहीं कर चाल किस पर निर्भर करती है? तो तीव्रता पर। किस पर? तीव्रता पर। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त विकिरण है। दूरसंचार में किसका प्रयोग किया जाता है? किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, दृश्य प्रकाश का। किसका प्रयोग किया जाता है? दृश्य प्रकाश का। ऑप्शन नंबर बी। दूरसंचार के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो दृश्य प्रकाश का किया जाता है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। टेलीविजन संकेतों के लिए आवृत्ति का परास कितना होता है? तो 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है? तो एलसी परिपथ की फ्रीक्वेंसी f बराबर 1/2 पाई अंडर रूट CL या LC होता है। 1/2 पाई अंडर रूट CL। f बराबर 1/2 पाई अंडर रूट CL। इसके बाद का क्वेश्चन 21, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। कहाँ से परावर्तन होता है? तो आयन मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर। आयन मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर दोनों से परावर्तन होता है। ये याद रखिएगा, आयन मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ओजोन मंडल किसे अवशोषित करता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दें कि ओजोन मंडल किस किरण को अवशोषित करता है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी की सतह पर औसत ताप कितना हो जाता? अगर वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी की सतह का औसत ताप 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा तरंग खाना पकाने के उपयोग में आता है? तो देखिएगा, यहाँ पे आप जानते होंगे, माइक्रो से बहुत लोग याद रखे होंगे,
कि माइक्रो यानी कि वो खाना पकाने में ज़रूर काम आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूक्ष्म तरंगे, माइक्रो तरंगे, इस तरंग के प्रयोग से खाना बनाया जाता है। खाना बनाने के काम में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लेसन 8 से 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए। इसमें आप वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखते समय आप खुद से लगा के देखिएगा आप 25 में से कितना बना पाते हैं, और जितना बना पाते हैं खुद से वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने 25 में से 25 क्वेश्चन को खुद से बनाया है, वो सही आंसर है। और साथ साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।